हम 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में हैं और ये जो सेंचुरी है यानी कि जो 21वीं सदी है, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी उसी तरीके से ग्रो करती चली जा रही है। पर इस टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स लगते होंगे, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स लगते होंगे, क्योंकि भैया किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स लगता है। अब चाहे वो फोन हो, चाहे वो स्मार्ट टीवीज हो, चाहे वो डिफेंस के कोई ना कोई इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, तो इन सभी को चाहे छोटे से कोई छोटा टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट हो या डिवाइसेस हो या कोई बहुत बड़ी मिसाइल्स हो, ये सभी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और इन सभी को बनाने के लिए या इन सभी में ग्रो करने के लिए एक कॉमन रॉ मटेरियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल की बात करेंगे जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। अक्सर आपने सेमीकंडक्टर का नाम जो है वो न्यूज में सुना होगा। तो आज हम पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर में जो अपनी मास्टर है उसको ग्रो कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर जो है वो नहीं बनाए जाते, ठीक है। हम इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा चीजें करते हैं। तो इस वजह से अगर हमें सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया को ताकि सेमीकंडक्टर में हमारी जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा हाई हो सके। तो इसी टॉपिक पे आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम ऋषभ सिंह है और स्टडी IQ PCS के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम पूरी तरीके से समझेंगे कि सेमीकंडक्टर का क्या रोल है और कैसे इंडिया को सेमीकंडक्टर में ग्रो करने के लिए अप्रोच होना चाहिए। तो मैं आपको अगर रेफरेंस बताऊं तो वो रेफरेंस है आपका ये आर्टिकल, इंडियाज पुश फॉर सेमीकंडक्टर्स। अगर इस आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल आपका आज द हिंदू में आया है, ठीक है। इस आर्टिकल का समराइजेशन ये है, ये आर्टिकल ये बता रहा है कि कैसे इंडिया को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो सके और कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। कोई भी चीज को अगर अचीव करना है ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस होंगे और कौन से पोटेंशियल एरिया हैं जहां पे इंडिया को टारगेट करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर। क्योंकि देखिए जैसे एग्जाम्स की बात करें, अगर आप हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आप इस एग्जाम की भी कर रहे हैं, थोड़ा आप उस एग्जाम की भी कर रहे हैं, थोड़ा आप इस एग्जाम की भी कर रहे हैं, तो चांसेस होंगे कि आप शायद किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई ना कर पाए। पर अगर आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि यार मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये एग्जाम है, ठीक है, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज यूपीएससी है, सो मैं यूपीएससी पे ही पूरी तरीके से फोकस होकर करूंगा, या मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्टेट पीसीएस है तो मैं स्टेट पीसीएस पे ही फोकस होकर तैयारी करूंगा, तो चांसेस होंगे कि इन द एंड आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर में भी बहुत सारे एरियाज हैं, तो कौन से ऐसे पोटेंशियल एरियाज हैं जिसमें इंडिया को टारगेट करना चाहिए, जिसमें इंडिया को काम करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं सामने, वो सारी आर्टिकल जो है वो आपको बताता है। तो इसको पूरा आराम से समझेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं हो, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, पर आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि सेमीकंडक्टर के बारे में पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेंस के GS3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी की बात करूं मैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेट PSCs की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज के पेपर टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना। स्टेट की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो आएगी, पर कुछ जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो तो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का इश्यू है, ठीक है। इसमें आपका जियोपॉलिटिक्स भी आ जाता है, इकोनॉमी भी आ जाती है, ठीक है, सारी चीजें आ जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही आसान से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं अभी आपको प्रेजेंट डेटा के हिसाब से बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो सरकार है, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने एटलीस्ट 1645 करोड़, ठीक है, 1645 करोड़ आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। PLI आगे आपको समझाऊंगा क्या है। PLI एक तरह की स्कीम है, ठीक है। PLI एक तरह की स्कीम है जहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने को प्रमोट किया जाएगा। ऐसी कंपनीज जिनका एक मिनिमम आउटपुट आ गया है, ठीक है, एक मिनिमम आउटपुट आ गया है, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो अंडर परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम्स उन कंपनीज को कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी ताकि वो जो कंपनीज हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। क्योंकि भैया अगर इंडिया को इकोनॉमिकली काफी ग्रो करना है तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इंडिया को बहुत काम करना जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ग्रो हो सके, इसी वजह से परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। टारगेट यही है कि कुछ ऐसी कंपनीज जिनका एक पर्टिकुलर आउटपुट जब रीच हो जाएगा तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन पर्टिकुलर कंपनीज को कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है
और मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वो इंडिया में हो सके, ताकि एक सप्लाई चेन, ठीक है, एक सप्लाई चेन इंडिया में बन सके, एक सप्लाई चेन इंडिया में बन सके। क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या होता है, कोविड के टाइम में जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग की कहां पे है, मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है वो चाइना में है, और कोविड आया, बॉर्डर्स लॉक हो गए, एक ही जगह से जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग हब था, तो इस वजह से सप्लाई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आया था। इस वजह से इसको काउंटर करने के लिए पीएलआई का जो है वो इन्वेंशन किया गया या इसे इंप्लीमेंट किया गया। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 1645 करोड़ आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहां पे इंडिया में हो सके, ताकि एक सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, अभी हम इस आर्टिकल में थोड़ा डिटेल में जाएं, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, कि बेसिक चीजें क्या क्या है सेमीकंडक्टर की जब बात आती है तो मैं उसको समझाता हूं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। अगर आपको स्टडी आईक्यू में कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, क्योंकि यूपीएससी 2024 की बात करें या स्टेट पीसीएस 2024 की बात करें, नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो आप स्टडी आईक्यू में एनरोल हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है, ठीक है, दैट इज RS लाइव। जैसे आप ये कोड लगाओगे, आपको जो कॉम्बो प्राइस है, ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का जो कॉम्बो प्राइस है वो आपका आ जाएगा 21,999 में। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरा कोड लगाना है, दैट इज RS लाइव। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अब पहले हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं, और ये आर्टिकल क्या कह रहा है आपको मैं एक रफ में आइडिया बता देता हूं, फिर हम जो अपन बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में एक मटेरियल जो कि एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल का नाम है, उस रॉ मटेरियल का नाम है आपका सिलिकॉन। आपने नाम सुना होगा ना, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक बेसिक रॉ मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर के बनाने में काम आता है। अब सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर की हम बात करें, सेमीकंडक्टर आपके फोन्स में, ठीक है, सेमीकंडक्टर आपके लैपटॉप्स में, सेमीकंडक्टर आपके टीवीज में, इवन जो मिसाइल्स हैं वहां पे भी सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, सभी में जो सेमीकंडक्टर है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस क्या होते हैं, वो 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है आपका डिजाइन, ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज होता है आपका डिजाइन। डिजाइन के बाद होता है आपका फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन के बाद होता है आपका असेंबल, और लास्ट स्टेज होती है आपकी टेस्टिंग। तो अगर हम इस आर्टिकल को देखें, ठीक है, अगर हम इस आर्टिकल को देखें, इंडियाज पुश फॉर सेमीकंडक्टर, इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं, उनका मानना ये है कि इंडिया को अपना फोकस डिजाइन, असेंबल एंड टेस्टिंग की तरफ करना चाहिए, ना कि आपका फैब्रिकेशन पे। अब फैब्रिकेशन क्या होता है पहले समझ लो। देखो, फैब्रिकेशन ये होता है, फैब्रिकेशन वो चीज होती है, वो प्रोसेस होता है जिससे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो प्रॉपरली इंडिया में बन सके। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनीज जो मदरबोर्ड्स बना रही हैं, ठीक है, जो मदरबोर्ड्स बना रही हैं, चिप्स बना रही हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर कंट्री में ही बनाए और यहीं पे अपने डिवाइसेस में यूज करने लगे। तो फैब्रिकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस आर्टिकल को समझेंगे, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को प्रेजेंट टाइम में फैब्रिकेशन पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए। आप पूछोगे क्यों फैब्रिकेशन पे क्यों नहीं इतना फोकस करना चाहिए? क्योंकि देखिए भैया, जो फैब्रिकेशन है ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंसेंटिव है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और इसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं दिखेगा। ठीक है, जो फैब्रिकेशन का रिजल्ट है, चलो हमने पैसा लगा भी दिया, ठीक है, हमने पैसा लगा दिया, पर इसका जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं दिखेगा, इमीडिएट बेसिस पे नहीं दिखेगा। इसका जो रिजल्ट है वो कई सालों बाद, कई डेकेड्स बाद दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें, फैब्रिकेशन में एक तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कंपनीज को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रहे हो, फिर इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत सालों बाद दिखेगा। तो ये इतना प्रॉफिटेबल आइडिया नहीं है कि जो सरकार है वो सारा का सारा पैसा जो है फैब्रिकेशन में लगा दे। तो इस वजह से इस आर्टिकल का कहना यह है कि सरकार को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को, अपना जो फोकस है वो असेंबल, टेस्टिंग और डिजाइन में रखना चाहिए। असेंबल मतलब क्या होता है? असेंबल मतलब ये होता है कि कोई कंपोनेंट, सपोज करो कंपोनेंट 1 किसी पर्टिकुलर कंट्री में फॉर्म हुआ, कंपोनेंट 2 किसी और कंट्री में फॉर्म हुआ, कंपोनेंट 3 किसी और कंट्री में डेवलप्ड हुआ, ये सारे कंपोनेंट जो है वो इंडिया है, इंडिया में असेंबल हो गए और एक प्रॉपर डिवाइस बन गया। ये होती है असेंबलिंग। दैट्स इट। टेस्टिंग से आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो आए, इंडिया में टेस्ट हुए, अगर वो टेस्ट पास हो जाएंगे तो डिवाइस में पुट ऑन कर दिए जाएंगे।
और डिजाइन क्या होता है भैया? डिजाइन, अब ये क्या है? ये आपकी एक सेमीकंडक्टर ना, तो इसकी डिजाइन होती है ना। आप जब फोन खरीदते हो तो सबसे पहले आपको क्या चीज दिखती है? सबसे पहले आपको डिजाइन दिखती है यार, कि फोन कैसा दिख रहा है, फोन का डिजाइन बहुत अच्छा है, तो वो हो गया डिजाइन। तो अगर हम डिजाइन असेंबल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, प्लस इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें फैब्रिकेशन की, तो अगर हम इस आर्टिकल को समझें तो इस आर्टिकल में पोटेंशियल एरिया क्या है? पोटेंशियल एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, पोटेंशियल एरिया यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि भारत को अगर ग्रो करना है सेमीकंडक्टर में, तो पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं? पोटेंशियल एरियाज आपके डिजाइन है, असेंबल है, टेस्टिंग है, ठीक है। फैब्रिकेशन एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया को फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि फैब्रिकेशन में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, प्लस इसका रिजल्ट भी जो है वो भी बहुत सालों बाद दिखेगा। वहीं अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें तो फैब्रिकेशन सबसे ज्यादा ताइवान से आता था एक टाइम पर ताइवान को अब रिप्लेस कर दिया है चाइना ने, ठीक है। अब चाइना नंबर 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है व्हेन इट कम्स फॉर फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एंड ताइवान इज ऑन सेकंड पोजीशन। और इसी को काउंटर करने के लिए, यानी कि चाइना की डोमिनेंस को, सेमीकंडक्टर या फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए यूएसए ने भी एक बिल पास किया था लास्ट ईयर, जिसका नाम था चिप्स एक्ट, जिसमें यूएसए 280 बिलियन डॉलर की सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, 280 बिलियन डॉलर की सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फैब्रिकेशन सेंटर्स हैं वो यूएसए में ओपन हो सके, और इस वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो यूएसए में किया जा सके। तो इस आर्टिकल को अगर हम समझे, ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया को फैब्रिकेशन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फैब्रिकेशन जहां हो रहा है वहां से आने दीजिए, ठीक है, फैब्रिकेशन वहां से आना चाहिए। इंडिया को कहां इन्वेस्ट करना है? इंडिया को इन्वेस्ट करना है डिजाइन में। डिजाइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है भैया? डिजाइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी ये जो सेमीकंडक्टर की कंपनीज हैं, चाहे एनवीडिया हो गई, ठीक है, चाहे एनवीडिया हो गई, चाहे इंटेल हो गया, ठीक है, सब आपने नाम सुना होगा ना, चाहे एनवीडिया हो गया, चाहे इंटेल हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा जो इंजीनियर्स होते हैं या जो डिजाइनर्स होते हैं वो आपके इंडियंस होते हैं, वो आपके ज्यादातर इंडियंस होते हैं या इंडियन ओरिजिन पर्सन्स होते हैं, ठीक है, या आपके इंडियन ओरिजिन पर्सन्स होते हैं। तो हमारे पास पहले से ही डिजाइन की एक इंटेलेक्चुअल क्लास मौजूद है, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल क्लास मौजूद है, तो हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं डिजाइनिंग में, ठीक है। असेंबल हम कर ही रहे हैं, ठीक है, असेंबल में हम और चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो डिजाइन, असेंबल, टेस्टिंग में पैसा नहीं लग रहा है, और इसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो जल्दी दिखेंगे। इस वजह से अगर इंडिया को ग्रो करना है सेमीकंडक्टर में तो किस एरिया पे जाना चाहिए? डिजाइनिंग, असेंबल एंड टेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल India's push for semiconductor, that is published on Hindu on 24th of March 2023। एंड किस एरिया में नहीं जाना चाहिए? वो एरिया है आपका फैब्रिकेशन। रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, ये जो पूरा आर्टिकल मैंने आपको बताया वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं सेमीकंडक्टर में। when it comes to semiconductor, what are the challenges for India and what are the potential areas for India when India wants to grow when it comes to semiconductor industry। तो अगर हम challenges की बात करें तो जो फैसिलिटीज आपकी मैं आपको बता चुका हूं, वही चीज फिर से बता रहा हूं कि जो फैसिलिटीज आपकी असेंबलिंग फिनिश प्रोडक्ट्स में है वो पहले से ही इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। असेंबल क्या होता है? असेंबल भाई, असेंबल करके एक फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता है, ये एक पहले से ही ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में, ठीक है। ज्यादा नंबर पे काम किया जा रहा है, तो इस पे और ज्यादा काम किया जाना चाहिए, रादर देन हमें फैब्रिकेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से कौन सा पोटेंशियल एरिया, कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज हो गए? डिजाइन हो गया, असेंबलिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई। चैलेंजेस इसमें क्या क्या है? चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया कि फैब्रिकेशन एक ऐसा चैलेंजिंग एरिया है जहां पे इंडिया को इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको यह पता होगा कि आपको क्या नहीं करना है तो आप बहुत ईजिली ढूंढ लेंगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। और अगर हम इस आर्टिकल को समझे तो इस आर्टिकल में यही चीजें बताई गई है कि फैब्रिकेशन की तरफ इंडिया को फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, इंसेंटिव है, और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट है वो कई डेकेड्स में दिखेगा। तो ये आपका जो पूरा आर्टिकल है मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में समझाने की कोशिश करी।
बहुत ज्यादा टेक्निकल जो टर्म्स थे वो मैंने आपको समझा दिया, और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट अवे GS3 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड पोटेंशियल एरियाज फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर एरियाज। ठीक है, तो आपको एज इट इज जो चीज मैंने आपको समझाई है, रीजन भी दे दिया है। फैब्रिकेशन एक ऐसा एरिया जहां पे इन्वेस्ट अभी नहीं जाना चाहिए। Designing, assembling and testing, these are the three potential areas where the union government have to invest more and more to become the economic hub when it comes to semiconductor। तो ये था इस पूरे आर्टिकल की समराइजेशन। उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आया होगा। तो भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में पिन डाउन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस आर्टिकल में आपका PLI यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम, इसका जिक्र हुआ है। तो ये भी आपको करा देता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो मेरा देखिए ये जो सीरीज है, ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और उससे जो भी मेंस के क्वेश्चन और जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिक करेंगे। तो अगर हम PLI की बात करें यानी कि परफॉर्मेंस लिंक स्कीम की बात करें, तो इसका ये कब लॉन्च किया गया था? ये भैया आपका मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मेनली 3 इंडस्ट्रीज को टारगेट करता है ये। पहला है मोबाइल एंड लीड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर करता है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में करता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आपके टीवीज आ गए, ठीक है, हैंडसेट्स आ गए, ठीक है, आपके और जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, वॉशिंग मशीन्स आ गए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आ गया। और साथ साथ आपका मेडिकल डिवाइसेस। भाई मेडिकल डिवाइसेस आप जब किसी आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, ये सब भी तो मशीन से ही होता है ना। एक्सरेज हो गए, ये सब किससे होते हैं? सब मशीन से ही होते हैं। तो इसमें भी आपका सेमीकंडक्टर जो है वो यूज होता है। अब मेडिकल डिवाइसेस में अगर सेमीकंडक्टर बाहर से इंपोर्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मशीन का जो प्राइस वो बढ़ जाएगा। अब जब मशीन का प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सिटी स्कैन कराने जा रहे हो या एक्सरे कराने जा रहे हो, तो अगर मशीन का प्राइस ज्यादा पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सरे की फी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये पूरा एक नेगेटिव साइकिल है जो आपका एक कंज्यूमर के पास भी आ रहा है। सरकार के पास बर्डन भी आ रहा है, फिर सरकार के बाद आपका कंज्यूमर के पास भी बर्डन आ रहा है। इस वजह से इस बर्डन को कैंसिल करने के लिए या जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए 2020 में परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। कौन कौन से टारगेटेड एरियाज थे? मोबाइल एंड लीड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। अगर हम PLI स्कीम की बात करें तो अभी ये 14 सेक्टर में इंप्लीमेंट है। ठीक है, आपसे ये 14 सेक्टर पूछेगा नहीं, पर मेरा काम यह है कि मैं आपको सारी चीज, ठीक है, सारी चीज आपको बता दूं, माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी, ताकि कोई छूटे ना। तो ये 14 सेक्टर्स हैं। आपको मेंस में अगर PLI का कोई ऐसी आ गया, ठीक है, तो आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। और टारगेट क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ऑब्जेक्टिव ये है, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो इंडिया का डिपेंडेंसी है, इंडिया की डिपेंडेंसी है जो चाइना पे, ठीक है, और अदर फॉरेन कंट्रीज पे, वो कम हो सके। क्योंकि अगर हम भाई मोबाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं, अभी बहुत आपने सुना होगा कि हमें चाइनीज फोन्स को बायकॉट करना चाहिए, पर वो इतना आसान है नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम मोबाइल इंडस्ट्रीज को देखें तो उसमें चाइना के जो फोन्स हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 में जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो आपके सैमसंग और एप्पल नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें चाइना के फोन्स को हमें चाइना के फोन्स हम यूज तभी तक नहीं करेंगे जब हमें एक अच्छा अल्टरनेटिव जो प्राइस है वो मिलेगा। क्योंकि जो इंडिया की जनता है, ठीक है, जो मोबाइल जनता है, वो 10 से 20,000 में मोस्टली फोन परचेज कर रही है। और 10 से 20,000 में सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, एप्पल तो मिलेगा नहीं आपको 10-20,000 में। सैमसंग की बात करें या OnePlus की बात करें, हर OnePlus भी चाइनीज कंपनी है, चाइनीज फोन है। अगर हम सैमसंग की बात करें तो 10-20,000 में कुछ उनके फोन्स आते हैं, पर उतने फीचर्स होते नहीं जितने आपको ये जो चाइनीज फोन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से मोबाइल इंडस्ट्री में अगर इंडिया को चाइना के प्रोडक्ट्स को कम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यह रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स की यहां पे हो सके, ताकि 10 से 20,000 के प्राइस में इंडिया के फोन्स बने और वो एक टक्कर दे सके। जब वो प्राइस आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है लोग खुद ब खुद जो है चाइनीज के फोन, चाइना के जो फोन है उसको नहीं परचेज करेंगे, और जो इंडिया में फोन बन रहे हैं, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि डिपेंडेंसी कम करनी, और साथ ही साथ ये भी था कि जो इंपोर्ट बिल्स है, मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर जो है भारत इंपोर्ट करता है, तो जब इंपोर्ट करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। अगर मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, जो मशीन आ रहे उसमें पैसा लगेगा। इस वजह से ये मशीन का अगर ज्यादा पैसा लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर को भी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो इस वजह से 2 ऑब्जेक्टिव है मोस्टली आपके PLI के। कौन कौन से हैं वो ऑब्जेक्टिव्स? एक ये है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी चाइना और अदर फॉरेन कंट्रीज पे कम करनी है जब सेमीकंडक्टर की बात आ रही है, और दूसरा है कि हमें अपने इंपोर्ट बिल्स को कम करने हैं,
और हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। तो ये आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम है। आराम से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, कुछ डेटा भी बता दिया। अगर आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन ही पार्ट आएगा, आप मेंस में इस तरह से एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। पीएलआई के बारे में पूछ लेगा, उसका पीएलआई कब लॉन्च हुआ और उसके प्रेजेंट एनालिसिस क्या है, क्या क्या है, तो कहां पे स्कीम हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो आपको एक पीएलआई का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने पूरा आर्टिकल कवर किया कि इंडिया पुश फॉर सेमीकंडक्टर, क्या क्या मैंने बताया कि इंडिया के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज हैं, और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम के बारे में भी देख लिया। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें जो मैंने बताई वो आपको समझ में आएगी। सेशन कौन करने से पहले वही एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा कोड इंप्लीमेंट करना है, दैट इज RS Live, और आप स्टडी IQ के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के लिए आप जितना जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे उतना आपको एज मिलेगा कंपटीशन से, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, कोड मेरा याद रखना RS Live। और बाकी जो भी आपको डाउट रहेगा इस आर्टिकल में, आप कमेंट्स डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं। क्योंकि मैंने आपसे जो मेरी पॉलिटी की सीरीज चली थी उसमें भी मैंने बताया था कि आप कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करिएगा। इसी तरह के आर्टिकल से आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।